हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके। देखो, इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो इसके लिए, ये वाले चैप्टर के लिए बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाटएवर, ये आपको सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, जो आपने आई थिंक नाइन्थ में सीखी होगी। अगर आपने सीखी होगी तो ठीक है, भूल गए होगे तो भी ठीक है। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, वो पढ़ लेना और बाद में ये वीडियो आके देखना। ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में कुछ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। देखो, जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे होता है। ए नॉट डी रेस टू एन वाई डी एक्स रेस टू एन, मतलब क्या, nth डेरिवेटिव लिया है। देन ए वन डी रेस टू एन माइनस वन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक एक पावर कम होती जा रही है। अप टू कहां तक जाएगा, ए एन वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन डिनोटेड बाय एक्स। ओके, वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए वन ए टू अप टू ए एन ऑल आर कॉन्स्टेंट। एंड ये जो x है, x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब कैपिटल x है वो रहेगा हमेशा x का फंक्शन, मतलब साइन x, कॉस x और देन x क्यूब, ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है। देन ये जो इक्वेशन वन है, अगर मैं यहाँ पे ए नॉट से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे आएगा ए वन अपॉन ए नॉट एंड अल्टीमेटली ए एन अपॉन ए नॉट, और ये x को भी अपॉन ए नॉट। ठीक है। अब ये जो नंबर है ए वन अपॉन ए नॉट इज सम कांस्टेंट, ए एन अपॉन ए नॉट इज अगेन कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको मैं कह देता हूं ए वन, इसको ए टू, मतलब एक स्टेप बढ़ा दी मैंने, अप टू ए एन माइनस वन एंड ए एन। और ये जो अब आया है एक्स अपॉन ए नॉट, उसे और कह देता हूं और बड़ा एक्स। ठीक है, मतलब पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर टू। नाउ अगर मैं डी बाई डी एक्स, जैसे हम लेते हैं टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सच अ फंक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको मैं कह देता हूं डी। ठीक है, तो डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो, ये डी वाई का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मुझे डबल डेरिवेटिव लिखना है तो आई विल राइट लाइक दैट, इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई इज, जैसे हम लिखते हैं ना वाई डैश वाई डबल डैश, इज लाइक दैट। ठीक है, डी स्क्वायर वाई। अगर मुझे क्यूबिक लिखना है तो डी क्यूब वाई, अगर मुझे फोर्थ टाइम लेना है तो डी रेस टू फोर वाई, एंड अगर मुझे nth टाइम लेना है तो डी रेस टू एन वाई। देयरफॉर इक्वेशन टू कैन बी रिटर्न एज, देखो ये nth टाइम है ना, सो आई लाइक दैट डी रेस टू एन, ये डी रेस टू एन माइनस वन, डी रेस टू एन माइनस टू, लाइक दिस। देखो यहां पे लिखा है मैंने। यहां तक आ गए। अब यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने y कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर ऐसे कुछ तो मिलेगा, दिस इज नथिंग द फंक्शन ऑफ एफ डी, दिस इज द फंक्शन ऑफ डी एक्चुअली। सो आई कैन राइट लाइक दैट एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इज अ जनरल फॉर्म। ठीक है, याद रखना, जब आप एमएससी करोगे तो आपको एमएससी में इसका प्रूफ रहेगा। ठीक है, लेकिन अब तक के लिए बस एक जनरल फॉर्म याद रखना कि ये कैसे बना। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, पहली बात, ये आपके सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो मैं इस चैप्टर के साथ आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो पीवाईक्यू के अंदर, मतलब लास्ट ईयर ये थ्योरम था। ठीक है, ये थ्योरम नहीं कह सकते, इट्स जस्ट डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये लगेगा, दैट्स वाई मैंने ये बता दिया। वैसे आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, सिलेबस में हो या ना हो, इज कंपलसरी। ठीक है, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी। डी मीन्स डेरिवेटिव। ओके, सो डी रेस टू एम प्लस डी रेस टू एन इज, वी कैन से कम्यूटेटिव, तो मतलब उसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो आप उसकी एडिशन कर सकते हो, जैसे एक्स रेस टू थ्री एक्स रेस टू फोर, कैसे लिखोगे, एक्स रेस टू थ्री प्लस फोर। ठीक है, लाइक दैट। देन डेरिवेटिव ऑफ cy, we always take a constant outside, so constant, and then derivative of y, then d plus alpha plus d plus beta into d plus beta,
मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, सो यू कैन, क्या कहते हैं उसे, आप शफल कर सकते हो उसे। देन लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब क्या, आपने वेक्टर में पढ़ा है लास्ट ईयर। तो यहाँ पे linearly independent function means the set of n function f1 f2 up to fn is called linearly independent if c1 f1 c2 f2 up to cn fn equal to 0 has unique solution, has unique solution। otherwise हम उसका डिटर्मिनेंट लेते थे, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर जीरो आया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इसके ऊपर का एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ा देता हूं कि शो दैट द फंक्शन e रेस टू एक्स, e रेस टू 2x, e रेस टू 3x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे फंक्शन क्या क्या दिया है, f1 इज नथिंग बट e रेस टू x, f2 इज नथिंग बट e रेस टू 2x, f3 इज नथिंग बट e रेस टू 3x, ठीक है। अब देखो रॉन्स्कियन क्या था, डेरिवेटिव लेते जाना है अप टू जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। कितने कितने है वो, n, तीन है ना अपने पास फंक्शन, कितने हैं, तीन। तो हमें तीन बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब f1 वो तो पहला, देन f1 डैश एंड f2, f1 डबल डैश, ठीक है, मतलब तीन, ओनली तीन, ठीक है। अगर चार होते तो f ट्रिपल डैश तक पहुंच जाते हैं। सो रॉन्स्कियन विल बी f1 f2 f3 f1 डैश f2 डैश f3 डैश एंड फाइनली f1 डबल डैश f2 डबल डैश f3 डबल डैश, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है और दिखाना है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लिखो, ई रेस टू एक्स एज इट इज, ई रेस टू 2x एज इट इज, ई रेस टू 3x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, उसका डबल डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेस टू 2x, यहाँ पे 3 ई रेस टू 3x, अगेन ये 2 इसको मल्टीप्लाई होगा फॉर द अबोव, मतलब आगे वाले डेरिवेटिव के लिए। सो 4 ई रेस टू 2x, 9 ई रेस टू 3x, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो मुझे नहीं पता आपको डिटर्मिनेंट के कितने ट्रिक्स पता है। सो मैं ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x एंड ई रेस टू 3x एज अ बाय प्रोडक्ट कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे बचेगा 1, ई रेस टू 2x भी आ गया 1, यहाँ पे भी 1, ये भी 1, इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा, अगेन 1, 4, 9, ठीक है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, इसको ओनली दिस, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 और ये बचा हुआ। अब देखो e की पावर सेम है तो सबके एडिशन होगी, तो 3 + 2 + 5 6, e रेस टू 6x। अब मुझे एक बात बताओ, e की पावर कभी जीरो होती है, नहीं। हाँ, e की पावर जीरो होती है एट द पॉइंट इनफाइनाइट, e रेस टू माइनस इनफाइनाइट इज जीरो, बट यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है। वी कैन टेक x फ्रॉम रियल नंबर और रियल नंबर में इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होती, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो दिस फंक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये एक मार्क को आ सकता है। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, यू हैव टू सॉल्व दिस, साइन एक्स होगा या वेरियस लॉगरिथमिक फंक्शन या एनी टाइप ऑफ फंक्शन, यू हैव टू सॉल्व दिस। नाउ अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, जो एक्चुअली मेन पार्ट है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ओके, आई बात समझ में। एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया कि इसका पैटर्न ये होता है, एफ डी वाई is equal to capital X is nothing but any other function, it will be zero या not equal to zero। कंस्टेंट टू पास्ट मतलब क्या, इसका जो सॉल्यूशन आएगा जनरल सॉल्यूशन, उसके अंदर दो पार्ट्स रहेंगे, जिसका पहला नाम होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। डोंट वरी, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इन विच देर आर n नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, मतलब अगर वहां पे डबल डैश है, मतलब डबल डेरिवेटिव है, तो वहां पे दो दो कांस्टेंट आएंगे, c1 c2। अगर आपके इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो c1 c2 c3, ऐसे लाइक दैट, आर्बिट्री कांस्टेंट। द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट।
अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल और जनरल में फर्क क्या होता है, पहली बात, ठीक है। अब देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर नासिक, ठीक है। मुझे जाना है मुंबई, दिस इज अ टाइम, सुबह 8 बजे में निकला, 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है। अबे जा रहा हूँ, यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू हो गई 8 बजे, ठीक है। मैं पहुंच गया समथिंग अराउंड 12:30 को मुंबई, ठीक है। 12:30 को मुंबई पहुंच गया, ठीक है। तो देखो ये मेरा हो गया जनरल, कि मैं 8 बजे निकला, 12:30 को पहुंच गया। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कॉल किया कि अरे किधर है तू, एट 10:30 तू किधर है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी हियर, ये कुछ तो होगा बीच में, कसारा घाट, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल टू यू, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कसारा घाट में हूँ, दिस इज अ पर्टिकुलर। जनरल मतलब क्या, मुंह 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 जा रहा हूं मैं पहुंच गया, मतलब निकलते समय फोन किया और उतरते समय फोन किया। लेकिन घर वालों को कॉल है, इट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, आई बात समझ में, याद रखना, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। नाउ देर आर सम इंस्ट्रक्शन फॉर यू। हाँ, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो आपकी इच्छा आप कौन सा कर रहे हो, बट पर्सनली मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं सॉल्व करता हूँ तब एक ही चीज पसंद है, वो फॉर्मूला मेथड होता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे पर्सनली पसंद है, बाकी नहीं, मतलब मुझे आता नहीं इतना, क्या कहते हैं उसे, मास्टरी नहीं है मेरी उसके अंदर, हाँ मतलब आता है बट इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप भी यही यूज करो, इससे एक्यूरेट सॉल्यूशन आते हैं, 100% करेक्ट आते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है तो, ठीक है। सो यहाँ पे नोट है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मुझे बताओ रूट्स रियल कब होता है, हाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर ये इक्वल टू जीरो रहा तो रूट्स आर इक्वल, और ये लेस देन जीरो रहा तो रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ तो ये हमें पता है, ठीक है। अगर रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, हाँ तो उसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है c1 e रेस टू r1x प्लस c2 e रेस टू r2x, वेर r1 एंड r2 आर द रूट्स, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है, रूट्स आर इक्वल मतलब x-2 का होल स्क्वायर, तो रूट आया अपना x इज इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, 2 इज नथिंग बट योर r, ठीक है, r या r1 वट एवर। तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा e रेस टू r1x एंड इन ब्रैकेट c1 प्लस c2x, ठीक है। इफ रूट्स आर इमेजिनरी a प्लस माइनस आई बी, तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू कंसिडर करनी है, और उसका जनरल सोल्यूशन होगा e रेस टू ए एक्स इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ठीक है। ये आपको लिख लेना है नोटबुक के अंदर फटाफट, और अपनी नोटबुक कंप्लीट रखो, हाँ? चलो, सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। यहाँ पे देखो क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। अब देखो मैंने पहले ही बोला डी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, इज नथिंग, मतलब डबल डेरिवेटिव इज लाइक अ डी स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव इज द डी, ठीक है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे आप, ये डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर वाई माइनस 5d प्लस 6, ओ अरे आई एम सॉरी, ये y लिखना भूल जाता हूँ, प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर यहां से y कॉमन ले लो आप तो कैसे दिखेगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये जो d है इसको m से रिप्लेस करना है, अगर आपको m पसंद है तो m करो, r पसंद है तो r करो, लेट अस ट्राई बाय r। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, मैं r से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। सो r स्क्वायर माइनस 5r
प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स आएंगे r-3 r-2, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। देयरफॉर द रूट्स आर 2 एंड 3, ठीक है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट r1 क्या हो गया अपना 2, r2 क्या हो गया 3। दिस इज अ रफ वर्क। सो जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? c1 e रेस टू r1x दैट इज 2x प्लस c2 e रेस टू r2x दैट इज 3x। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये आएगा एक एक मार्क को, ठीक है। ये था स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उसका। अब आगे से मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब के क्या क्या लिखना है। मेन बात यह है कि आपको सॉल्व करते आना चाहिए। वो मिर्च मसाला आप डाल लोगे, मुझे गारंटी है। आप टीवाई तक पहुंचे मतलब मैथ्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। नाउ दिस इज d² प्लस 2d-3। अब इसका क्या बनेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वेरी सिंपल। d को m से रिप्लेस कर दो। अब तो m² 2m-3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे फटाफट बोलो। पहला रूट आएगा, यस रूट्स बोलो, रूट्स। या इसके रूट्स आएंगे m+3 m-1, ठीक है, इक्वल टू 0। सो रूट्स आर नथिंग बट 1 एंड -3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू c1 e रेस टू पहला रूट प्लस c2 दूसरा रूट। खत्म, वेरी सिंपल, 2 मिनट्स का काम। अब ये d² प्लस 2d y इक्वल टू 0, तो इसका कैसे बनेगा? m² प्लस 2m इक्वल टू 0। तो अगर यहां से आपने m को कॉमन ले लिया तो m+2 इक्वल टू 0। तो रूट कितने बने? पहला m इज इक्वल टू 0 और दूसरा m इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 0x c2 e रेस टू -2x। अब आपको इसको ढंग से लिख सकते हो, e रेस टू 0 इज 1, तो c1 प्लस c2 e रेस टू -2x। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका कैसे बनेगा? m³ प्लस 3m² -4m इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से m कॉमन ले लो तो इट विल बिकम m² प्लस 3m -4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालो फटाफट, m² प्लस 3m -4 के, तो वो आएंगे m-1 m+4, ठीक है। ये इजी था। सो यहाँ पे रूट्स कितने मिले हमें? पहला तो 0, रूट्स आर 0 1 -4। अब आप बोलोगे अरे सर आपने तो 2 ही के लिए बताया था, ये 3 कहां से आ गए? कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू पहला कांस्टेंट c1 e रेस टू 0x, दूसरा c2 e रेस टू 1x, तीसरा c3 e रेस टू -4x। मैंने पहले ही बोला था उसके अंदर उतने ही कांस्टेंट आएंगे जितना वो डेरिवेटिव रहेगा। ये तो 3 डेरिवेटिव वाला है तो 3 कांस्टेंट, 10 वाला होगा तो 10 कांस्टेंट। अपने क्या बात का जा रहा है, लिखो, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट d³। अब ये थोड़ा घबराने वाला है, तो इसका कैसे बनेगा? m³ 6m² प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो सिंथेटिक डिवीजन से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा रूट्स m+1 m+2 m+3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यूज क्या आई? -1 -2 -3। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन में आएगा c1 e रेस टू -x, c2 e रेस टू -2x, c3 e रेस टू -3x। अब देखो सिंथेटिक डिवीजन मैं नहीं पढ़ाने वाला, वो काफी लेंदी एंड बोरिंग है, मजा नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। अगेन दिस वन, ये हो जाएगा m³ 3m² -4m -12 इक्वल टू 0। जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो m-2 m+2 m+3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या है? m इज इक्वल टू 2 -2 -3। सो जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x, c2 e रेस टू -2x, c3 e रेस टू -3x, राइट, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका कैसे बनेगा? 4m³ -7m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? m-1 m-1/2 m+3/2, ठीक है।
ये आ गए मेरे रूट। सो मेरे मतलब m की वैल्यूज आएंगी 1, 1/2 माइनस 3/2। सो जनरल सॉल्यूशन विल बी c1 e raised to x, c2 e raised to 1/2x, and the ultimate c3 e raised to minus 3/2x। अब देखो एक सच बताओ क्या, आपके पास अगर स्टैंडर्ड कैल्सियम हो ना तो उसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं सिंथेटिक डिवीजन क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि अगर बात ऐसे आ जाए d4 तो वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे तो नहीं ना, दैट्स वाई सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना सीख लो। 4m4 8m³ minus 7m2 m square in short 11m plus 6 equal to 0। जब आप इसके रूट्स निकालोगे, मैं एक स्टेप फर्दर बता देता हूं कि m+1 सिंथेटिक डिवीजन की ये स्टेप आनी चाहिए, 4m³ 12m² 5m plus 6 equal to 0। जब आप इसे भी सॉल्व कर लोगे सिंथेटिक से, सो m+1 m-2 m+1/2 m-3/2 इक्वल टू 0। सो रूट्स क्या क्या है, m इज इक्वल टू -1 2 -1/2 3/2। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e raised to -x, c2 e raised to 2x, c3 e raised to -1/2x and c4 e raised to 3/2x। ठीक है, नेक्स्ट तो d³ ये तो इजी है, सो इट विल बिकम m³ -14m प्लस प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आएंगे आपके m+4 m+√2+2 m+√2 -2 ये आ जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे जनरल सॉल्यूशन होगा आपका c1 e raised to -4x, c2 e raised to √2+2x और c3 e raised to 2 -√2x। ठीक है, याद रखना, सिंपल था ये। नाउ हियर जैसे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, वो तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालो। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब व्हाट, आपको सेम सॉल्व करना है, बस यहां पे आपका आएगा c1 और c2 की वैल्यू। ठीक है, सेम सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ पे क्या आएगा c1 एंड c2 की वैल्यू, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।